हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री बूस्ट लर्निंग। सो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लेक्चर सीरीज लाने का प्लान किया हुआ है, सो उसी के रेफरेंस में आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पर एक नई लेक्चर सीरीज लेके आए हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है। और ये पूरी सीरीज एग्रीकल्चर और फूड साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड साइंस देखने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो गाइज, जो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज फूड। फूड है क्या? कोई भी सब्सटेंस जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें और बॉडी के ग्रोथ में या बॉडी के नरिशमेंट में हेल्प करें। उन सारे फूड्स को हम, सारे सब्सटेंसेस को हम फूड बोलते हैं। जैसे बात करें, हमारे सीरियल्स हो गए, राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, फिर हमारे वेजिटेबल्स हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए। इन सारे सब्सटेंस से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी की नरिशमेंट के लिए जरूरी हैं। तो इन सारी चीजों को हम फूड बोलते हैं। फिर अब बात आती है फूड साइंस की, कि चलो फूड तो पता चल गया कि फूड क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे और हमारी बॉडी की नरिशमेंट में हेल्प करे। तो फिर फूड साइंस क्या है? तो गाइस, फूड साइंस का नाम से ही जैसे पता है कि इसमें हम फूड के पीछे क्या साइंस है, उसका मतलब बोले तो उसका बायोलॉजिकल नेचर कैसा है, फूड की, किसी भी पर्टिकुलर फूड की हमारे बॉडी में प्रोसेसिंग कैसे होती है, उस फूड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, या खाने में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इनका हमारे मींस फूड में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये सारी चीजें हम फूड साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बीइंग अ फूड साइंस स्टूडेंट और एग्रीकल्चर स्टूडेंट, पता होना चाहिए कि हमारे कोर एरियाज हैं क्या। तो मैंने कुछ कोर एरियाज को इनलिस्ट किया हुआ है और वी विल सी देम वन बाय वन। पहला है हमारा फूड केमिस्ट्री और फूड न्यूट्रिशन। तो फूड केमिस्ट्री का मतलब क्या है? तो कोई भी फूड की केमिस्ट्री का स्टडी करना फूड केमिस्ट्री है। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर फूड का कंपोनेंट क्या क्या है, वो किन किन चीजों से मिलके बना है। जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना है। तो कोई भी हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो किन किन चीजों से मिलके बने हैं, इसकी स्टडी करना। न्यूट्रिशन की बात करें तो किसी भी फूड के द्वारा हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है एनर्जी। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। फैट की बात करें तो फैट से हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। तो हमें किस टाइप के फूड से कितनी एनर्जी मिलती है, कितना न्यूट्रिशन में हमारे हेल्प करता है, कितना सर्व करता है, ये सारी चीजें हमें न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़नी है। फिर बात करें तो फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड। मींस फूड की प्रोसेसिंग में जितनी टेक्नोलॉजीज का इंप्लीमेंटेशन होता है वो सारी फूड इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? तो फूड प्रोसेसिंग किसी भी रॉ मटेरियल, रॉ फूड को हम कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस कन्वर्जन की प्रोसीजर में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन सारे स्टेप्स को क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो अब बात करें, जैसे नोबल टेक्नोलॉजीज आई हैं सेपरेशन के लिए, अलग अलग चीजों को सेपरेट करना है, तो बहुत सारी नोबल टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं। बात करें हमारा मीट के रिस्पेक्ट में, तो एक इस समय बहुत ट्रेडिशन में है, दैट इज वीगन मीट, कि हमारा ऐसा मीट आ गया है जो नॉनवेज नहीं है। वेज लोग अब मीट खाने का मन करे तो खा सकते हैं। कैसे पॉसिबल है?
टेक्नोलॉजी से, फूड इंजीनियरिंग से पॉसिबल। तो इसमें क्या किया गया है, प्लांट एक्सट्रैक्ट को सेम अपीयरेंस, टेक्सचर एंड टेस्ट दिया गया है जो एक मीट का होता है, कि तुम इवन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये रियल मीट है या वीगन मीट है। बात करें फूड इंजीनियरिंग की, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, उनमें भी क्या होता है, फूड इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि एक का कोई कैरेक्टरिस्टिक जो अच्छा है वो दूसरे में इंड्यूस करना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं फूड इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी में। बात करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी की। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे हो गए, पैथोजेंस हो गए, मींस जो हमको डिजीज कॉज करते हैं, स्पॉयलेज बैक्टीरिया हो गए, स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो फूड स्पॉयलेज कॉज करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, कर्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कैसे कल्चर पे मींस ग्रो करते हैं, इनका टेस्टिंग में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कैसे इनका डिटेक्शन करेंगे, ये सारी चीजें हमें फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी है। देन सेंसरी साइंस, अब कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी सेंसरी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। अब सेंसरी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे हमारा अपीयरेंस हो गया, टेस्ट हो गया, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, और ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं इनको बोलते हैं सेंसरी प्रॉपर्टीज। तो किसी भी प्रोडक्ट की सेंसरी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है तो वो हमारा सेंसरी साइंस के अंतर्गत आता है। देन फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल फॉर्म में पहुंचने तक जितने भी स्टेप्स या प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उन सारे प्रोसेसेस को फूड प्रोसेस बोलते हैं। जैसे बात करें, हमारे पास एक रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है गेहूं, व्हीट। अब व्हीट को डायरेक्टली तो हम खा नहीं सकते हैं, तो उसका क्या किया हमने, प्रोसेस किया मतलब उसको मिलिंग किया। अब मिलिंग कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, आटा आ गया, व्हीट फ्लोर आ गया। अब व्हीट फ्लोर को फिर हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, तो फिर क्या किया, फर्दर उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी बना ली रोटी। अब रोटी तो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, उसका बना लिया हमने बिस्किट, तो बिस्कुट तो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, उसका बना लिया हमने ब्रेड तो हम डायरेक्ट खा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक रॉ प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई, कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई, एक तो मिलिंग इन्वॉल्व हुई, दूसरा हमारा बेकिंग इन्वॉल्व हुई, रोस्टिंग इन्वॉल्व हुई। तो ये क्या हो गई हमारी प्रोसेस। तो इन सारी प्रोसेसेस को इस रेफरेंस में हम बोल देंगे प्रोसेसिंग। तो ये हमारा हो गया फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। उसके बाद अब बात करें पैकेजिंग की, कि हमारा कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है या कोई हाईली पेरिसेबल प्रोडक्ट है जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइलेज हो जाएगा उसका। तो ऐसे में हमें पैकेजिंग के बारे में सोचना है कि हमें कौन सा पैकेजिंग मटेरियल किस प्रोडक्ट के लिए यूज करना है, पैकेजिंग मटेरियल की थिकनेस क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल का शेल्फ लाइफ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए पैकेजिंग मटेरियल में जिससे कंज्यूमर को सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। तो ये सारी चीजें हम पैकेजिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। देन फूड सेफ्टी एंड डिफेंस, तो फूड सेफ्टी में क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें हमारी हेल्थ के लिए सेफ है या नहीं सेफ है, उसके कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं है। तो जो एडिटिव या प्रिजर्वेटिव जो यूज करने के लिए अलाउ है एफएसआई द्वारा, वो परमिसिबल लिमिट से कम है या परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, इन सारी चीजों का स्टडी करना हमारा फूड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है, आर&डी का पार्ट है। इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, बिस्किट है मान लो, तो बिस्किट उसका ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब उसमें पता चला उसने इस बार क्या किया, क्रीम डाल दिया और बना दिया क्रीम बिस्किट।
तो मतलब कहने का क्या है कि जैसे हमारा प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में चेंज करना, कुछ हटाना या कुछ नया इंग्रेडिएंट ऐड करना और फिर एक प्रोडक्ट बनाना जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मार्केट में, वो प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको बनाने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या सेंसरी एट्रीब्यूट्स हमें चेक करनी पड़ती हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होती है उसके लिए, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है प्रोडक्ट और डेवलपमेंट में। फिर पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन। पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन में गवर्नमेंट ने किसी भी फूड के रिलेशन में या फूड के रिगार्डिंग कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उसके बारे में, क्या पॉलिसीज हैं उसके बारे में। जो लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं क्या सच में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो उसका प्रोविजन पॉलिसी क्या है, क्या कोई उसमें उनको पेनाल्टी देना पड़ेगा या क्या प्रोविजन है। इन सारी चीजों का स्टडी है वो हमारा रेगुलेशंस के अंतर्गत होने वाला है। देन बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के। सस्टेनेबिलिटी बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सस्टेनेबिलिटी सबने सुना होगा, सतत पोषणीय विकास। अब सस्टेनेबिलिटी में क्या है कि हमें जो हमारी फूड प्रैक्टिसेस हैं सारी, उनको इस तरीके से करना है कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी सिग्निफिकेंट निगेटिव इफेक्ट ना आए, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए हमारी प्रोसेस के कारण, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह। तो ऐसा हमें अपनी फूड प्रोसेस को ऐसा डिजाइन करना है कि ये चीज हमारा मेंटेन रहे कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई इंपैक्ट ना आए। दूसरा, कहीं से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अब उसका रॉ मटेरियल का इस तरह से लेना है, इस तरह से यूज करना है कि वो अभी तो चल रहा है पर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो प्रिजर्व रहे। इसी जनरेशन में या अभी कुछ दिन यूज किया, मींस एबंडेंटली यूज किया, बहुत ज्यादा मात्रा में, अब खत्म हो गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा ही नहीं। तो हमें कोई भी चीज है उसको ऐसे यूज करना है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व रहे। तो ये सारी चीजों के लिए कैसे हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब पढ़ेंगे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड में। देन वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक टर्म्स दैट वन शुड नो। तो डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में सबने सुना होगा कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है कि उसका पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो हमारे फूड में डेंसिटी की क्या जरूरत पड़ गई स्टडी की, कि फूड में हमें डेंसिटी क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो एक एग्जांपल है कि फूड में डेंसिटी का क्या रोल है, उससे समझ में आएगा कि सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, 3-4 प्रोडक्ट हैं अलग अलग डेंसिटी के हैं, उसका मिक्सचर है और हमको सेपरेट करना है उन चारों को। तो अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम अलग अलग डेंसिटी के रेफरेंस में उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आजकल हमारी कोई भी फूड इंडस्ट्री है उसमें पंप का यूज होता है। कोई हमारा रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री के अंदर भेजना है, प्रोसेसिंग लाइन में भेजना है, तो पंपिंग कर दी, पंप के सहायता से भेज दिया। तो अब हमारा रॉ मटेरियल है और हमें उसकी डेंसिटी पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कि कितना टाइम लगेगा हमें रॉ मटेरियल को पंप आउट करने में, या पंप की कैपेसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए। वो सारी चीजों का कैलकुलेशन अगर हमको डेंसिटी पता है तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेंसिटी हमारे फूड इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेंसिटी का हमारा डेंसिटी को मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है हाइड्रोमीटर। ये डेंसिटी को ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ फूड। तो टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ फूड में दो तरह की हैं। एक हो गई एनर्जी डेंसिटी, मींस कितनी एनर्जी हमें एक पर्टिकुलर वेट ऑफ फूड से मिलती है, वो हमारी क्या हो गई, उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की एनर्जी डेंसिटी हो गई। मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम कोई फूड है, मान लीजिए एप्पल है 100 ग्राम, उससे हमें 30 कैलोरी एनर्जी मिले, तो हमारा
ये क्या हो गया, एप्पल का एनर्जी डेंसिटी हो गया 30 कैलोरी पर 100 ग्राम। तो अगर किसी फूड में ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो हमारा हो गया हाई एनर्जी डेंसिटी फूड, और जिसमें कम मिल रही है वो हमारा हो गया लो एनर्जी डेंसिटी फूड। अब दूसरा है हमारा न्यूट्रिएंट डेंसिटी। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, तो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर 100 किलो कैलोरी ऑफ फूड, मींस उतना फूड जितने में हमको 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, यह इसका कंसंट्रेशन हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा फूड जिसमें हमारे कम न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो हमारा हो जाएगा लो न्यूट्रिएंट डेंसिटी फूड, जिसमें ज्यादा है वो हो जाएगा हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी फूड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फेज चेंज। फेज चेंज क्या होता है, तो फेज चेंज रिफर्स टू अ चेंज इन मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, या जैसे लिक्विड हो गया यहां से गए चेंज होना, ये हमारा क्या कहलाता है, फेज चेंज कहलाता है। अब जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है या कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए हमारा एक है आइस। आइस आइस में क्या है, अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब क्या हुआ कि पार्टिकल्स इन अ मटेरियल, मींस अगर हमारा आइस है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसका कुछ क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा और कुछ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस कारण होती है, द बॉन्ड्स होल्डिंग द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स जिस कारण टाइटली बॉन्डेड हैं, ये जिन बॉन्ड्स के कारण टाइटली बॉन्डेड हैं उन्हीं बॉन्ड्स के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब फेज चेंज होता है तो ओनली एवरेज पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, क्योंकि क्या होता है फेज चेंज में बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा, तभी तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो बॉन्ड के कारण जो एनर्जी होती है उसमें चेंज होगा, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो फेज चेंज में चेंज नहीं होगी। इसलिए हमने पढ़ा होगा या देखा होगा कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। अब बात करें तो एग्जांपल ले लें वाटर का। वाटर लिक्विड फेज में लिक्विड के रूप में वाटर के फॉर्म में रहता है, सॉलिड में आइस के फॉर्म में, और गैसियस में वेपर के फॉर्म में। सो वाटर हमारा तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। सो फेज चेंज को हम यहां फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये है अपना सॉलिड, एक हमारा स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड हो गया, दूसरा हमारा लिक्विड हो गया और तीसरा हमारा गैस हो गया। ये तीनों स्टेट्स दी हैं। अब हमारा अगर हम सॉलिड से लिक्विड में हमारा स्टेट कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग। सॉलिड हमारा आइस था और वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, तो क्या हुआ, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोले, मेल्टिंग। अब हमारा अगर लिक्विड को जब एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इवापोरेशन। अब हमारा जो गैस है वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन। अब इसी का वाइस वर्सा देखते हैं कि अगर हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में लिक्विड कन्वर्जन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे
सब्लिमेशन। और अब हमारा गैस है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। और अगर हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में, तो फ्रीजिंग बोलेंगे। जैसे वाटर जम के बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट फेज चेंज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच। तो पीएच क्या होता है? पीएच जनरली क्या होता है ना, कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तो क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी फूड में, इसी के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। तो pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration in a particular food or substance or material। तो अब हमारा ये pH है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो हमारी pH स्केल होती है ये 0 से 14 तक रेंज करती है, जहां पे 7 जो हमारा होता है pH वो न्यूट्रल होता है, वो वाटर का pH होता है। यहां से 7 से जो कम pH होता है ये होता है एसिडिक, और जो 7 से ज्यादा pH होता है ये हमारा होता है एल्कलाइन या बेसिक pH। अब ये pH स्केल है, इसमें देखो 0 pH जो है बैटरी का, 1 pH जो स्टमक में हमारे एसिड HCl जो स्टमक में HCl जो सिक्रेट होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, उसका pH होता है 1, मींस हाईली एसिडिक। लेमन का 2 pH, विनेगर 3 pH, टोमेटो 4 pH, कॉफी जो हम पीते हैं वो भी एसिडिक होती है 5 pH, मिल्क भी एसिडिक होता है 6 pH, मींस अबाउट नियर टू द न्यूट्रल। देन वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 pH होता है। ब्लड हमारा हाईली एक स्लाइटली एल्कलाइन, देन बेकिंग सोडा एल्कलाइन pH 9, देन स्टमक में जो टेबलेट्स होती हैं एल्कलाइन pH 10, देन अमोनिया सॉल्यूशन हाईली एल्कलाइन 11 pH होता है। सोप जो है इवन मोर हाईली एल्कलाइन 12 pH होता है। ब्लीच वेरी एल्कलाइन 13 pH, और जो ड्रेन क्लीनर होते हैं दैट आर मोस्ट एल्कलाइन 14 pH होता है। दिस इज ऑल अबाउट pH। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ pH। तो क्लासिफिकेशन एक लो एसिड फूड हो गया, मीडियम एसिड फूड हो गया, एसिड फूड हो गया, और हाईली एसिडिक फूड हो गया। अब इन सारी चीजों में हमको कुछ नहीं, केवल pH रेंज याद रखनी है कि लो एसिड फूड हो गया, उनका pH हमारा 5 या उससे ज्यादा हुआ। अगर 5 या उससे ज्यादा pH है तो हमारा वो फूड किस कैटेगरी में आएगा, लो एसिड फूड में। इसमें कौन कौन से आते हैं, पीज, मेज, कॉर्न, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, स्पिनच एंड बीन्स। तो ये सारे हमारे आ गए लो एसिड फूड्स में। अब मीडियम एसिड फूड्स के लिए pH की रेंज जो है वो है 5 to 4.5, मीन्स अगर इस pH रेंज में किसी सब्सटेंस का pH है तो वो होगा मीडियम एसिड फूड। इसमें कौन कौन से आते हैं, मीट, वेजिटेबल और मीट का मिक्सचर एक्चुअली, सूप्स, सॉसेस, फिश कैरेट, ओकरा, कैबेज एटसेट्रा। ये सारी चीजें आ गई मीडियम एसिड फूड्स में। देन एसिड फूड्स, एसिड फूड्स में क्या होगा, pH ऑफ 4.5 to 3.7। इसमें pH रेंज क्या है, 4.5 to 3.7। तो दीज इंक्लूड टोमेटोज, इसमें टोमेटो आ गया, पियर नाशपाती, पाइनएप्पल, केला एंड मैंगो, ये सारे चीज आ गए हमारे एसिड फूड में। अब हाईली एसिडिक फूड, हाईली एसिडिक फूड क्या होता है, जिसका pH बहुत कम होता है, pH इज 3.7 एंड बिलो, मींस
3.7 या उससे कम का पीएच जो होगा वो फूड हमारे होंगे हाईली एसिडिक फूड। इसमें क्या क्या आते हैं? पिकल्स, हमारे अचार हो गए, जितने सिट्रस जूसेस हैं वो हो गए, देखा भी था सिट्रस फ्रूट का कितना था पीएच पिछले स्लाइड में 2। रूबार्ब हो गया, प्रून हो गया, चटनी हो गई, ये सारी चीजें हमारी हाईली एसिडिक फूड में आती हैं। अब जो पीएच हमारा है वो 4.5 से ऊपर होना चाहिए अगर हम किसी भी फूड को क्या 118 से 121 के बीच में ट्रीट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, तभी वो फूड हमारे कंजम्पशन के लिए फिट होगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी अवॉइड करेगा। क्योंकि क्या है, जो ये H+ आयन है वो हीट सेंसिटिव होता है, तो H+ आयन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे और हीट जैसे ही हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो कन्वर्जन हो जाएगा, जिसके कारण फूड का क्वालिटी में स्पॉइलेज हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं, दैट इज एक चीज हो गया हमारा सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। ठीक। अब हमारा क्या है कि एक हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें कुछ हमने ये सॉल्यूट मतलब जो सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो सॉल्यूट मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, तो हमारा सॉल्यूट हो गया सॉल्ट और हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर। तो ये अब हमारा सॉल्यूशन है। ठीक। अब 2 सॉल्यूशन है जैसा इसमें फिगर में दिखाया है, ये एक हमारा ये सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन है बी। ठीक। अब ए सॉल्यूशन में देखो ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कम डेंस हैं और बी में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो सॉल्यूशन है वो उसमें लेस कंसंट्रेशन है और बी जो सॉल्यूशन है वो उसमें हाई कंसंट्रेशन है। तो और बीच में इनके क्या लगी है, ये जो है ये क्या है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब समझिएगा ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये वाटर। याद रखिएगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करेगा। तो यहां पे क्या हो गया, सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो एक टाइम आएगा जब ए और बी दोनों में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। इस स्टेज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये जब तक चलेगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में दोनों ना पहुंच जाए, मतलब ए और बी दोनों में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो इस ट्रांसफर को, इस मूवमेंट को सॉल्वेंट के हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर। इसका एग्जांपल देखिएगा तो ऑस्मोसिस, जब हमारे प्लांट की रूट्स होती है ना वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो वहां पे ऑस्मोसिस ही होता है। हमारी जो किडनी होती है वो जब हमारे ब्लड से क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें भी ऑस्मोसिस ही होता है। एक देखा होगा, नोटिस किया होगा बहुत डेली लाइफ में कि अपनी फिंगर्स डिप किए रहो काफी देर तक किसमें, पानी में, तो क्या होगा कुछ टाइम पे वो क्या हो जाएंगी, प्रूनी टाइप की हो जाएंगी, व्हाइट व्हाइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि सेल्स के अंदर हमारा वाटर चला जाता है। उसमें भी कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, ऑस्मोसिस का। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। So our next concept is reverse osmosis. तो
रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि ये ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन रिवर्स। अब ऑस्मोसिस में क्या होता था, अरे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करता था, यही होता था ऑस्मोसिस में। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में जब ये प्रोसेस उल्टा हो गई तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करेगा हमारा सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में एक चीज नोटिस करना कि जब ऑस्मोसिस हो रहा था तो हमारा इधर लो कंसंट्रेशन से हाई में चला गया कोई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जब हमारा मन कर रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस का तो हाई से लो में चला जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूं कि जब हमारा एक ग्राउंड वाटर सोर्स है वो एक हाइट पे है, सपोज हमारा 3rd फ्लोर पे पानी की टंकी रखी है, तो वहां से पानी हमें नीचे लाना है टंकी से, तो हम जनरली पाइप लगा देंगे, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी कहने का मतलब क्या है, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की या एक्सटर्नल प्रेशर की या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस उल्टा हो कि हम उल्टी गंगा बहाएं, उल्टी गंगा बहाएं क्या मतलब है, उल्टी गंगा बहाएं का मतलब यह है कि पानी को ग्राउंड फ्लोर से पानी की टंकी में पहुंचाना है। अब क्या हम पाइप जोड़ देंगे तो पानी अपने आप पहुंच जाएगा, नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पंप की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो उस पंप जब उसमें फोर्स लगाएगा या प्रेशर लगाएगा या एक्सटर्नल प्रेशर देगा तब जाके पानी ऊपर टंकी में पहुंचेगा। तो सेम अप्लाइज हियर कि ये जो नेचुरल था कि लो से हाई में ऑस्मोटिक प्रेशर पे ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन के थ्रू चला जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हाई से लो में सॉल्वेंट का मूवमेंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा हो वो अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो अप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो गया, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। दूसरा एग्जाम्पल जो घर में है अपना आरओ सिस्टम। आरओ का क्या मतलब होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ में क्या होता है, वाटर आया, इसमें हमारा सोडियम भी है, इसमें हमारा पोटेशियम भी है, मीन्स बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या किया, इसमें वो आरओ को पावर सप्लाई देते हैं, इसीलिए देते हैं कि एक्सटर्नल उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें प्रेशर अप्लाई किए, अब यहाँ पे क्या है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और अपोजिट साइड में कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का कम है, ठीक है। तो अब ज्यादा से ही कम में सॉल्वेंट का मूवमेंट करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा बच गया, यहाँ पे हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल्स बच गए जो सोडियम कैल्शियम पोटेशियम जो भी प्रेजेंट है वाटर में, और यहाँ पे हमारा प्योर वाटर आ गया जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमारा होता है आरओ में, कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया, ऑस्मोसिस का उल्टा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट, और इसमें क्या करना पड़ता है, हम एक एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, टेंशन का मतलब पहले भी पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, टेंशन का मतलब होता है फोर्स, फोर्स, ठीक है, फोर्स।
और सरफेस में, तो जो फोर्स सरफेस में अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, या सरफेस के द्वारा अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो फिगर में देखना एग्जांपल, एक हमारा ये क्या हो गया, हमारा वाटर का सरफेस हो गया, ठीक है, वाटर की ये अपर लेयर हो गई या अपर सरफेस हो गई। अब इसमें जैसे ही हम कुछ चीज, कोई नीडल मान लो, कोई भारी चीज डालेंगे तो पहले वो ऐसे इसमें पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद क्योंकि उसका जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा खूब, तो वो अंदर चला जाएगा पानी के। लेकिन अगर कम डेंसिटी वाला है या, तो कभी ऑब्जर्व करना क्या करेगा, ये पहले ये जैसे ही अंदर जाएगा या सरफेस में जाने के अंदर कोशिश करेगा, तो ये सरफेस उसको अपोजिट फोर्स लगाएगा, उसको जाने से अंदर रोकेगा। जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा हो फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मली फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी फोर्स लगाओ तो उसका अपोज जो करता है फोर्स, वो फ्रिक्शन होता है। तो इसी तरह से है, कोई भी बॉडी जाएगी तो mgh वाला फोर्स लगेगा, तो इसका जो अपोज करेगा ये लिक्विड का फोर्स, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इट इज डिफाइंड एज द ड्रैगिंग फोर्स इन द गिवन लिक्विड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखना पर यूनिट लेंथ का क्या कंसेप्ट है। कोई एक नुकीली चीज पानी में डालना वाटर में, तुरंत चला जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पर यूनिट लेंथ जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमारा एरिया क्या होगा, बहुत छोटा होगा, केवल इतना। यहीं पे कोई ऐसी चीज डालो, फ्लैट चीज जिसका एरिया बहुत सारा है, तो अब एरिया बहुत सारा है तो वाटर का फोर्स ज्यादा होगा, तो वो अपोज कर पाएगा, तो ये पानी के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अब क्या है, सरफेस टेंशन को F/L से डिनोट करते हैं। वहां F क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, टाइम T क्या है, सरफेस टेंशन है, और L का है लेंथ ओवर विच द फोर्स एक्ट्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर। इन सरफेस टेंशन फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर। अब आ जाओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगा है, पर यूनिट लेंथ है, सॉरी, फोर्स पर मीटर ही होगा, एरिया नहीं है, लेंथ है केवल, तो फोर्स पर मीटर होगा। ठीक है, अब आ जाओ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अब इट इज द, जब भी कभी वर्ड स्पेसिफिक आ जाए, स्पेसिफिक आ गया, इट मींस कि आपको रेफरेंस से रेशियो निकालना है, कुछ नहीं, रेफरेंस मटेरियल जो होगा उससे कितना वेरी कर रहा है, दैट इज स्पेसिफिक। तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल। कोई सब्सटेंस है हमारे पास, उसकी डेंसिटी और रेफरेंस मटेरियल की डेंसिटी दोनों का रेशियो क्या है, ये हमारा कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, लेस देन 1, वो क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 होती है। और जिसकी ज्यादा है, ग्रेविटी ग्रेटर देन 1, तो वो क्या करेगा, वाटर में सिंक कर जाएगा। दूसरा, एक बैलून में क्या करते हैं, हॉट एयर भर देते हैं। अब हॉट एयर अगर हॉट है तो क्या होगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल एयर से क्या होगा, कम होगा। अब कम होगा तो नॉर्मल एयर के रेफरेंस में वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज द डायमेंशनलेस क्वालिटी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो है, रिलेटिव डेंसिटी है, तो क्या होगा, रेशियो होगा, दोनों की जो यूनिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब इन केस ऑफ सॉलिड क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब इन केस ऑफ द गैस की केस में देखो तो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ द एयर। एयर की डेंसिटी के रेफरेंस में निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, सॉलिड के केस में वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में डेंसिटी कितनी है।
ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 kg per meter cube एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 987 kg में। ठीक है, तो ये याद करने की चीज है। ठीक है, ओके। अब अगला कॉन्सेप्ट है या अगला टर्म बोले तो क्या है, कोलाइडल सिस्टम। तो हमें कोलाइडल सिस्टम पढ़ने से पहले क्या कोलाइड्स जानना चाहिए। कोलाइड्स क्या होता है? तो अ कोलाइड इज अ टाइप ऑफ केमिकल मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इवनली थ्रू आउट अनदर। मींस कोलाइड में क्या होता है, दो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जिसमें एक क्या होता है दूसरे पे डिस्पर्स्ड होता है। तो उसमें एक क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया, एक क्या हो गया, एक डिस्पर्सन मीडियम हो गया, एक डिस्पर्स फेज हो गया। तो डिस्पर्सन जो मीडियम हो गया उसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। तो डिस्पर्सन मीडियम को कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। कोलाइड्स आर फॉर्म्ड when one substance is dispersed through another but does not combine to form a solution। लेकिन पूरी तरह से कंबाइन नहीं होते हैं कि सॉल्यूशन बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सिस्टम बोलते हैं या कोलाइड बोलते हैं। या देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द टू सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। कौन कौन से दो सब्सटेंस मिक्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कई टाइप के कोलाइडल सिस्टम होते हैं, जो अभी आगे हम देखने वाले हैं। अब मैंने ऑलरेडी जो बताया है कोलाइडल सिस्टम में क्या होता है, दो सेपरेट फेजेज होते हैं। एक हो गया डिस्पर्स्ड फेज हो गया जिसको इंटरनल फेज भी कहते हैं, दूसरा क्या हो गया कंटिन्यूअस फेज हो गया जिसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। ठीक, ओके, कंटिन्यू करते हैं। एक कोलाइडल सॉल्यूशन या सिस्टम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोलाइडल सिस्टम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कोलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड थ्रू अनदर। जैसे पहले ही बता दिया है कोलाइड कब फॉर्म होते हैं, जब एक जो सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, एग्जांपल सोल। सोल क्या है, अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। सोल में क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस फेज होता है वो लिक्विड होता है और उसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड होता है। देन जेल, जेल क्या है, इसमें लिक्विड हेल्ड इन अ सॉलिड। इसमें क्या हो गया, जो हमारा कंटिन्यूअस फेज हो गया सॉलिड हो गया और जो लिक्विड हो गया वो हो गया डिस्पर्स्ड फेज हो गया। ठीक है, एग्जांपल देख लो जैम और जेली। ठीक है, अब इमल्सन की बात आ गई। इमल्सन ऑयली एंड वाटरली लिक्विड मिक्स टुगेदर। एग्जांपल मिल्क एंड बटर। मिल्क जो है किसका एग्जांपल है, इमल्सन का। फोम्स क्या होते हैं, बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन अ लिक्विड। अब लिक्विड में ट्रैप है गैस के, तो लिक्विड क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस फेज हो गया और ये क्या हो गया डिस्पर्स्ड फेज हो गया गैस। एग्जांपल क्या है, विक्स एग, जो वो व्हिपिंग करते हैं एग की, वो वाला। देन सॉलिड फॉर्म क्या होता है, बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन अ सॉलिड। एग्जांपल क्या हो गया, मेरिंग, केक एंड ब्रेड। यहां पे देख लेते हैं कोलाइडल सिस्टम का एक टेबल जो दिया हुआ है। सोल क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है सॉलिड, कंटिन्यूअस फेज क्या है लिक्विड, प्रोडक्ट क्या है अनकुक्ड कस्टर्ड, अनसेट जेली। एग्जांपल हो गया। जेल में क्या है, डिस्पर्स फेज क्या होता है लिक्विड और कंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्सन मीडियम जो वो क्या होता है जेली, सॉरी सॉलिड। एग्जांपल क्या है जेली एंड जैम हो गया। इमल्सन, इमल्सन में डिस्पर्स फेज हो गया लिक्विड, कंटिन्यूअस फेज भी लिक्विड हो गया। जैसे बात करें दूध की, दूध में क्या होता है पानी और फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, पानी भी लिक्विड फैट भी लिक्विड। ठीक है, एग्जांपल मायोनीज और मिल्क। देन सॉलिड इमल्सन, सॉलिड इमल्सन में क्या लिक्विड होता है डिस्पर्स फेज, कंटिन्यूअस फेज होता है सॉलिड। एग्जांपल बटर मार्गरीन। अब फोम, फोम में क्या होता है डिस्पर्स फेज गैस होता है, कंटिन्यूअस फेज होता है लिक्विड। इसमें व्हिप्ड क्रीम, विस्क्ड एग व्हाइट एक्सेट्रा। इसमें सॉलिड फोम, गैस में सॉलिड फोम में क्या डिस्पर्स फेज होता है गैस हमारा, कंटिन्यूअस फेज होता है सॉलिड। इसका एग्जांपल हो गया क्रीम। तो इसमें देखो क्या है, हमको जो चीजें याद रखनी है वो क्या है कि डिस्पर्स फेज क्या है मींस इंटरनल फेज और डिस्पर्सन फेज क्या है मींस कंटिन्यूअस फेज क्या है।
ये चीजें हमें इसमें लर्न करके रखनी है। लेट्स सी सॉल्ट्स, इमल्शंस एंड फोम्स। सो सॉल्ट्स एंड जेल्स क्या होते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि अ सॉल कैन बी डिफाइंड एज अ कोलाइडल डिस्पर्सन इन व्हिच अ सॉलिड इज द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड है, ठीक। एंड लिक्विड इज द कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज मतलब डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्या है? लिक्विड है। एग्जाम्पल इसका ग्रेवी, स्टीर्ड कस्टर्ड एंड अदर थिक सॉसेस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सोल्स। अब देखो जेल कब बनता है कि इफ कॉर्न फ्लोर इज मिक्सड विथ वाटर एंड हीटेड। अगर कॉर्न में क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। तो कॉर्न फ्लोर में स्टार्च होगा, वाटर से ऐसे मिक्स नहीं होगा, तो हीट करना पड़ता है। तो जब वाटर हीट करके वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो द स्टार्च ग्रेन्यूल्स अब्सॉर्ब वाटर अंटिल दे रप्चर। जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाते तब तक वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। द स्टार्च देन disperse in the water and the mixture becomes more viscous and forms a gel on cooling। जब जो कूलिंग करते हैं तो वो फॉर्म कर लेता है जेल। बात करते हैं इमल्सन की, तो एन इमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर इमिसिबल। इमिसिबल का क्या मतलब है? दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, तो दे विल नॉट मिक्स टुगेदर। तो दो इमिसिबल लिक्विड्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है इमल्सन। वन लिक्विड क्या होगा? उसमें एक लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज होगा, और दूसरा लिक्विड क्या होगा? वो कंटिन्यूअस फेज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि मिल्क, दैट इज, अब देखो, दैट इज मटेरियल दैट केप्ट फैट ग्लोब्यूल्स इन वाटर ड्रॉपलेट और वाटर ड्रॉपलेट इन फैट आर इमल्सिफायर्स। व्हेन वाटर एंड ऑयल आर सेकन टुगेदर दे फॉर्म एन इमल्सन। अब क्या बोल रहे हैं कि जब ऑयल और वाटर दोनों साथ में सेक करते हैं तो वो क्या बनते हैं? थोड़ा थोड़ा मिक्स होते हैं तो वो इमल्सन फॉर्म करते हैं। लेकिन ये इमल्सन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो अ स्टेबल इमल्सन इज फॉर्म्ड व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर हेल्ड स्टेबल बाय अ थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड एन एमल्सिफाइंग एजेंट। जब कोई एमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे देखो लेसिथिन हो गया एमल्सिफाइंग एजेंट, तो ऐसा कुछ जब एमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर में या इमल्सन में, तब वो क्या हो जाता है? हमारा स्टेबल हो जाता है। अब एग्जांपल, एन इमल्सन में बी ऑयल इन वाटर इन व्हिच स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स थ्रू वाटर। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा वाटर जो हो गया वो कंटिन्यूअस फेज हो गया, ठीक है, जैसे मिल्क। और हमारा ऑयल क्या हो गया या फैट क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज हो गया। दूसरा किस टाइप का होता है? वाटर इन ऑयल टाइप का, जिसमें क्या होता है? ऑयल हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है और वाटर हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोम्स की। तो फोम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस, यूजुअली एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। एग्जांपल क्या? एग व्हाइट का जो फोम होता है। एज लिक्विड एग व्हाइट इज whisked, एयर बबल्स आर incorporated and mechanical action causes albumin protein to unfold and form a network। एल्बुमिन प्रोटीन क्या होता है? एग का जो व्हाइट है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिन प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? नेटवर्क फॉर्म कर लेता है जिसके कारण एयर इसमें ट्रैप हो जाती है। एंड इफ एग व्हाइट इज हीटेड देन प्रोटीन क्या करता है? कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन होता है और मॉइस्चर इज ड्राइवन ऑफ। मॉइस्चर ड्राइवन ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या? दिस फॉर्म्स सॉलिड फोम। मॉइस्चर ड्राइवन ऑफ हो गया तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? सॉलिड फोम फॉर्म कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मेरिंग, आइसक्रीम, ब्रेड एंड केक। एंड अदर एग्जाम्पल्स आर सॉलिड फोम्स। सॉलिड फोम्स जो होते हैं वो भी फोम्स का एग्जाम्पल है। आइसक्रीम, ब्रेड, केक, ये सारे भी फोम्स के एग्जाम्पल हैं।
So that was all about basic concepts of food science, and thank you all for watching एग्रीबूस्ट लर्निंग। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट और द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के जो नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक जो जरूरी बात है कि वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं तो उनको भी इस तरह की वीडियोस का बेनिफिट मिल पाए। और अगर कोई भी क्वेरी है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को जरूर मेंशन करें, ताकि और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरी चीज है, अगर किसी को आपको कोई सजेशन देना है कि पढ़ाने में ये चीज इंप्रूव की जा सकती है, तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिना किसी दिक्कत के आप बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन a very thank you for all watching Agri Boost Learning. See you soon in the next video. Thank you. Bye bye.